मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया। बता दें कि इसके पहले ये कोशिश की जा रही थी कि तारीखों का ऐलान जो है वो किया जाए। और वापस रुक करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर संदीप भवरकर सर का। सर, क्योंकि जिस तरह से अब ऐलान कर दिया गया है तारीखों का और 3 चरणों में चुनाव जो है उसकी बात भी लगातार की जा रही है, इन सब के बीच में एक पक्ष जो फंसकर सामने आ रहा है, अभी हाल ही में पूछा भी था कि कांग्रेस जो है वो गई हुई है हाईकोर्ट। उसके बाद में स्पष्ट स्थिति जो है वो क्या हो सकती है आगे? देखिए, हाईकोर्ट इस मामले पे जो भी संज्ञान लेगा, जो आदेश देगा, उसका फिर पालन किया जाएगा और ये साफ भी किया जा चुका है। जो निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जो बात कही है कि कोर्ट अगर कोई आदेश देगा तो उसका पालन भी किया जाएगा। लेकिन चूंकि चुनाव एक प्रक्रिया के अधीन होते हैं और अब राज्य निर्वाचन आयोग को ये ऐसा महसूस हुआ कि इलेक्शन घोषित किए जा सकते हैं, तो उसने अपनी तारीखों के हिसाब से, अपनी सहूलियतों के हिसाब से, अपनी तैयारियों के हिसाब से अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये दो प्रक्रियाएं पैरेलल चल रही हैं। एक चुनाव की तारीखों का ऐलान, ये प्रक्रिया चलती रहेगी और इस मसले पर जो कोर्ट गई हुई है कांग्रेस के तर्कों के आधार पर और सरकार का पक्ष सुनने के बाद में हाईकोर्ट क्या फैसला देता है उसके आधार पर पंचायत चुनाव का भविष्य तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 2.5 सालों से पंचायतों के इलेक्शन को लेकर असमंजस के हालात बने हुए थे, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद चूंकि मामला हाईकोर्ट में है, इसीलिए असमंजस के हालात अभी भी हैं। कांग्रेस अलग अलग तर्कों के साथ में हाईकोर्ट गई हुई है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब परिसीमन पुराने आधार पर है तो आरक्षण पुराने आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि पंचायत एक्ट में यह प्रावधान है कि 5 साल बाद जब नए चुनाव होते हैं तो उसमें आरक्षण की प्रक्रिया चक्रानुक्रम में यानी कि रोटेशन के आधार पर बदल दी जाती है। जो अभी अध्यक्ष या जो जिस वर्ग का है, जिस जाति के हैं, जिस SC ST या OBC या महिला के खाते में वो चुनाव लड़ चुके हैं, दोबारा उसी श्रेणी का शख्स या नेता चुनाव नहीं लड़ सकता है और रोटेशन के आधार पर किसी और वर्ग को चुनाव लड़ने की छूट मिलनी चाहिए, का अधिकार मिलना चाहिए। और ये प्रावधान पंचायत चुनाव के एक्ट में है और जब पंचायत चुनाव के एक्ट में ये प्रावधान है तो उसको फिर बदला जाना मुमकिन नहीं है। और इसीलिए जो बसंत प्रताप सिंह ने जो बात कही है कि ये पंचायत चुनाव 2014 के आधार पर यानी वही परिसीमन होगा, वही आरक्षण प्रक्रिया होगी, यानी जिस वर्ग का नेता जो 2014-15 में इलेक्शन जीत कर आया है, उसी वर्ग का नेता एक बार फिर से मौजूदा चुनाव में चुनाव लड़ सकता है और वही उसका हकदार होगा। अब इसमें अहम बात यह है शुभम कि जब इलेक्शन घोषित किए जाते हैं या आरक्षण प्रणाली होती है, तब आरक्षण घोषित होने के बाद में घोषित होने के साथ में ही एक वर्ग का नेता जो आरक्षण प्रक्रिया में जो आरक्षण के तहत शामिल होता है वो तो चुनाव लड़ता ही है। लेकिन इस दौरान में जब 5 साल चलते हैं तो दूसरे वर्ग के लोग भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके होते हैं और इसीलिए एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये इंतज़ार कर रहा था कि ये 5 साल पूरे होंगे और उस नए वर्ग को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, तो वो मौका अब उनको नहीं मिल रहा है और इसीलिए असमंजस के हालात गाँव में भी नजर आ रहे हैं। जी सर, हमारे साथ बीजेपी के नेता गोविंद नालू साहब जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सईद जफर साहब भी जुड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल गोविंद नालू जी आपसे, क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये विरोध कर रही थी चुनावों का, चुनाव की तारीखों का, परिसीमन का, आरक्षण का, इन सब के बावजूद अब सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ मायने इन चुनावों के आपके आगे? हम तो चाहते हैं कि जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, पंचायत और बाकी चुनाव जो लगातार किन्हीं कारणों से विलंबित होते रहे, बाधित होते रहे, कोरोना काल के कारण। उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कभी ये नहीं सोचा कि हम इन चुनावों को करा लें। उनकी मंशा ही नहीं होती है कि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, इसलिए बार बार कोर्ट जाकर अड़ंगे लगाना और उसको किस तरह बाधित करना, किस तरह विलंबित करना, इस काम में कांग्रेस के नेता माहिर हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से, क्योंकि उनको मालूम है ज़मीनी हकीकत, नीचे तक का जो ये गैरदलीय आधार पर वाले के चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मालूम है कि हमारे समर्थक लोग इसमें जीत कर नहीं आएंगे। इसके कारण वो लगातार इनको टालने की कोशिश करते हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार ने, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने और इन सब चीज़ों को, स्थितियों को देखते हुए और ये निर्णय लिया है कि ये चुनाव कराए जाएं। बहुत अच्छी बात है कि पंचायत चुनाव होंगे तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो वो हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है शासन की, वो उसकी मंशा संविधान की पूरी होगी।
संदीप भमरकर सर लगातार बने हुए हमारे साथ में। सर, चूंकि अब कांग्रेस का क्या रुख हो सकता है, हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी लगातार बने हुए हैं। जफर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि अब ऐलान हो चुका है तारीखों का और घोषणा कर दी है निर्वाचन आयुक्त ने, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इन तारीखों के ऐलान के बाद में? देखिए, एक तो हम निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जो चुनाव की घोषणा की गई उसका हम स्वागत करते हैं, एक बात। लेकिन दूसरी बात जो हम बार बार ये कह रहे हैं, 3 बिंदुओं पे हमारी आपत्ति है जिसका निराकरण ना सरकार कर पाई, ना निर्वाचन आयोग कर पाया, और अंत में हमारे पास विकल्प बचा है कि हम न्यायालय में जाएं। पहला हमारा आपत्ति यह है कि जब 2019 में हमने परिसीमन किया और उस परिसीमन के आधार पर लगभग 1200 ग्राम पंचायतों का गठन नियम अनुसार हमने किया, और उस परिसीमन के आधार पर कुछ जनपद क्षेत्रों, जिला पंचायत क्षेत्रों को यथावत रखते हुए, कुछ में सुधार करते हुए शासन की बताई हुई निर्धारण मापदंडों के आधार पर और पंचायत एक्ट के आधार पर किया गया। उसके बाद अचानक उस परिसीमन को क्यों रद्द कर दिया गया? हमारी मांग है कि 2019 में जो परिसीमन किया गया था, 1200 ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया था, उसी परिसीमन पे चुनाव हो। एक बात। दूसरी बात ये कि जो अगर सरकार का यह अधिकार है कि वो परिसीमन को रद्द कर सकती है, सरकार का अधिकार है कि वो परिसीमन को नया या पुराना जो उसकी इच्छा वो कर सकती है, हम उसमें बहुत ज्यादा बहस आज नहीं करना चाहते। लेकिन जो ग्राम पंचायत स्वराज अधिनियम 1993-94 और नियम 1995 में स्पष्ट उन धाराओं में लिखा हुआ है कि एक ग्राम पंचायत का चुनाव और अगले ग्राम पंचायत का चुनाव जो 5 वर्ष बाद होने वाला है, उसमें रोटेशन पद्धति के तहत ही आरक्षण होगा। अर्थात जिस पंचायत में सरपंच का पद किसी वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है, वो दोबारा उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगा, और वो रोटेशन के आधार पर एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग और जनरल के लिए बारी बारी से आरक्षित किया जाएगा। साथ ही 50% आरक्षण के आधार पर जो 2014 में जी किए गए थे। ठीक है, लगातार बीजेपी कांग्रेस के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार जिस तरह से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद भी अब क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार कांग्रेस के नेता जुड़े हैं, बीजेपी के नेता जुड़े हैं। संदीप भमरकर सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राकेश चतुर्वेदी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, चूंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है, सियासत जो है वो थोड़ी गर्म नजर आएगी भोपाल में, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि चुनाव के ऐलान के बाद में कांग्रेस क्या कहती है। बीजेपी चूंकि स्वागत कर रही है, अभी जैसा गोविंद मालू साहब ने कहा है, तो अब ये ज़रूरी हो जाता है चूंकि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, प्रक्रियाएं बता दी गई हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने, तो अब कांग्रेस का क्या रुख है ये जानना ज़रूरी है। और इसीलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो सैयद जाफ़र साहब हैं, जो इस वक्त में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो इन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में, प्रक्रियाओं के ऐलान के बाद में क्या कहते हैं। जाफर साहब, बिल्कुल। देखिए, मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं कि जो पंचायती राज अधिनियम 1993-94 है, जो पंचायती राज नियम 1994 है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव में रोटेशन पद्धति के द्वारा ही चुनाव होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्वाचन आयोग को भी अंधेरे में रखा है। हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज निर्वाचन आयोग ने जिस नियमों के तहत, जिस पंचायत एक्ट के तहत चुनाव कराने की घोषणा की है, उस पूरे एक्ट का निर्वाचन आयोग पालन नहीं कर रहा है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग एक बार एक्ट पढ़े। एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों के सरपंच का आरक्षण रोटेशन के आधार पर ही होगा। मैं मालू जी को यह चेताना चाहता हूं, मैं निर्वाचन आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव लटके हुए हैं, उसमें भी उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने दोनों ने रोटेशन पद्धति से ही आरक्षण को माना हुआ है। इसीलिए आज तक मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्वाचन आयोग को गुमराह किया और निर्वाचन आयोग ने एक्ट का उल्लंघन किया और ये चुनाव की घोषणा की है। आज ही हम धन्यवाद देना चाहते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील आदरणीय विवेक तनखा जी का और हमारे शशांक शेखर जी का। उन्होंने ग्वालियर खंडपीठ में इस पर बहस की और न्यायालय में यह स्पष्ट कहा कि यह चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। यह ग्राम पंचायतों के लगभग
10 लाख जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जो संविधान की धारा, जो संविधान, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, संविधान एक अलग चीज है जो भारतवर्ष का है और जो राज्य हमारा एक्ट है पंचायत का, वो मध्य प्रदेश का है। इसमें जो सरकार ने निर्णय लिया है वो संविधान की 243 धारा के विपरीत लिया है। वो रोटेशन पदांतिक और परिसीमन को निरस्त नहीं कर सकती। तो हमारी पुनः हम न्यायालय की शरण में है और न्यायालय ने हमको आश्वस्त किया है कि एक तो और न्यायालय हमें जनवरी की तारीख दे रहा था और जनवरी में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग रहा था, लेकिन हमारे वकील आदरणीय विवेक तन्खा जी और शशांक शेखर जी की मांग पर न्यायालय ने मात्र 15 दिन का समय सरकार को दिया है। और साथ ही जब तन्खा जी ने यह बात रखी कि सर हो सकता है कि इस बीच में निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर दे और ये पुराने आरक्षण पे कर दे, तो कोर्ट ने हमें स्पष्ट आश्वस्त किया है कि अगर सरकार ऐसे निर्णय लेती है तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। तो हम निश्चित ही बड़ी ईमानदारी से इस बात को कोर्ट पे रखेंगे और हमें न्यायालय पालिका पे पूरा भरोसा है कि आने वाले 8 दिन के अंदर हम इस चुनाव पर स्टे जरूर लेके आएंगे जो गैर संवैधानिक तरीके से भाजपा की सरकार निर्वाचन आयोग के माध्यम से करने जा रही है। जी गोविंद मालू साहब, चूंकि अब जब स्टे लाने की बात कांग्रेस कर रही है, संदीप सर आपसे मालू साहब, क्या ये जी सर अपनी बात रखें सर। मेरे ख्याल से गोविंद मालू साहब इसका जवाब जरूर देंगे क्योंकि संवैधानिक प्रक्रियाओं पर सैयद जाफर ने सवाल उठाए हैं। गोविंद मालू ये बात जरूर बताएंगे, क्या ये चुनाव का ऐलान हुआ है इसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ है? बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, देखिए मैंने कहा ना, कांग्रेस को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। नगर पालिका चुनाव के समय भी उनके ही कई लोगों ने पिटीशन लगाई और उसको विलंबित किया और अब फिर जा रहे हैं कोर्ट में। वो चाहते नहीं कि चुनाव हो। देखिए जब चुनाव हो रहे हैं नीचे के सब निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र, देखिए मेरी बात सुनिए, संवैधानिक स्वतंत्र इकाई है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किसी पार्टी के, ग्रामीण जनता इस समय आक्रोशित है। मेरा छोटा सा निवेदन है, मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश में जो चुनाव घोषित हुए हैं वो पंचायती राज एक्ट की धारा 23 और 30 का उल्लंघन है या नहीं? क्या उस एक्ट की धारा में ये लिखा है कि नहीं लिखा कि जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होना चाहिए वो रोटेशन पद्धति से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जो चुनाव घोषित कर दिए स्वागत है। सरकार ने देखिए सुनिए आप इस मामले में, मैं जो आपसे मैं भी तो यही बोल रहा हूं भाई मेरे, सरकार ने पूरे नियम प्रक्रिया का और नहीं किया। नियम और जो विधान है पंचायती राज एक्ट उसका पालन, सुनिए अरे मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। उसमें जो भी तकनीकी कारण होंगे उसका खुलासा करके ही निर्वाचन आयोग ने पूरे परीक्षण करने के उपरांत ही ये चुनाव की तिथियां घोषित की है। ये संविधान का और विधान का उल्लंघन करके निर्वाचन आयोग कभी अपने हाथ नहीं काटेगा। आप लोग को कोर्ट जाने का रास्ता देख रहे हैं तो आप जाइए कोर्ट विल डिसाइड कि ये हमने गलत किया कि सही किया। आप तो जाने में स्वतंत्र ना, हम क्या मना कर रहे हैं आपको। ठीक है गोविंद जी, जफर जी, मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर चूंकि अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसके बाद में राजनीति जो है वो गर्मा गई है। कांग्रेस स्टे लाने की बात कर रही है, देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आज मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निर्वाचन आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा। तो पहले चरण में 9 जिलों में चुनाव होगा। इसके अलावा आपको ये बताएं कि दूसरे चरण में भी, पहले चरण में 85 जिलों में चुनाव होने वाले हैं, दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायत में चुनाव होने वाला है। इसके अलावा तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायत में चुनाव होगा। तो 9 जिलों में एक चरण में चुनाव होंगे। इसके अलावा आपको ये बताया, चूंकि आज सूची जारी कर दी है, 7 जिलों में 2 चरण और इसके अलावा सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान भी होने वाला है।
पंच सरपंच का चुनाव मतपत्र से होगा, यानी कि पंच सरपंच का चुनाव मतपत्र से होगा। जनपद और जिला पंचायत के लिए ईवीएम से जो चुनाव है वो किया जाएगा। पहले चरण के लिए 13 दिसंबर से सूचना का प्रकाशन भी किया जाएगा। पहले चरण के लिए 6 जनवरी 2022 को मतदान किया जाएगा। नाम वापस लेना और प्रतीक आवंटन 10 जनवरी, मतदान 16 फरवरी। तो मतदान 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, ये 3 राउंड के मतदान हैं। और हमारे साथ संदीप भमरकर, रेजिडेंट एडिटर, हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी और सैयद जाफर कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ गोविंद मालू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी और आपके पास ही आना चाहूंगी सैयद जाफर जी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी और कह भी रही थी कि इस वजह से पंचायत चुनाव जो है टाले जा रहे हैं, क्योंकि परिसीमन जो है वो निरस्त किया गया, आरक्षण में बदलाव किया गया और अब शिवराज सरकार जो है पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन अब तो तारीखों का ऐलान हो गया। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी सर, आपसे ही सवाल है मेरा। जी देखिए, मैं बिल्कुल एक बार फिर कह रहा हूं कि ग्राम पंचायत के चुनाव का हम अभी भी स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नीति निर्धारण मध्य प्रदेश सरकार ने करी है कि 2014 के आरक्षण को 2022 में होने वाले चुनाव पे लागू कर रही है, ये ग्राम पंचायत स्वराज अधिनियम 1993 के एक्ट का उल्लंघन है। ये बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, सरकार भी ये बात को जानती है। जो भी जानकार है, मैं कहता हूं, आप जो भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी नेता हमारे सामने बैठे हैं, मैं कहता हूं आप भी किताब बुला लीजिए, ग्राम पंचायत का एक्ट निकाल लीजिए और उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, हम वैसा आरक्षण का स्वरूप चाहते हैं। हम बिल्कुल आपसे अलग से कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो एक्ट में लिखा हुआ है कि एक ग्राम पंचायत का सरपंच दोबारा उस वर्ग का नहीं हो सकता, उसमें रोटेशन पद्धति के तहत ही आरक्षण करना है। और सबसे दिलचस्प मामला ये कि जब आप जिला पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण नया कर रहे हो, तो फिर आप ग्राम पंचायत के सरपंच का, पंच का, जनपद सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का और जनपद अध्यक्ष का आरक्षण पुराना वाला लागू क्यों कर रहे हो? क्यों सरकार अपनी हरदर्मियां दिखा रही है? क्यों सरकार इस प्रकार की हिटलरशाही दिखा रही है? और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हमने जो बात भी कही है वो एक्ट और नियम के आधार पर ही करी है और हमें निश्चित ही इस बात का पूरी तरह से हम समझते हैं कि आने वाले समय में उच्च न्यायालय हमें न्याय देगा और मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि जो ये आस लगा के बैठे हैं, यानी कि आप अभी भी वही जो आपने रुख अपनाया था कि आप हाईकोर्ट जाएंगे और उसके बाद आपको न्याय मिलेगा, वही आप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। साहब से ज़रूर सवाल है, जो भी गोविंद मालू साहब जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। जाफर साहब, आप कह रहे हैं कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा, पंचायत एक्ट का पालन नहीं हो रहा, जबकि पिछले दिनों नवंबर में ही राज्य सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है और उसमें यह कहा है, अध्यादेश मतलब कानून, ये कहा गया है कि पुराने परिसीमन और पुराने आरक्षण के आधार पर ही इलेक्शन किए जाएंगे। जब ये एक्ट लाया जा चुका है, ये अध्यादेश लाया जा चुका है, तो आप जो तर्क दे रहे हैं कि पुराने पंचायत एक्ट के मुताबिक नए आरक्षण को रोटेशन में करना चाहिए, ये तार्किक मालूम नहीं पड़ता है। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं ये तो नए अध्यादेश के हिसाब से हो रहे हैं। सैयद जाफर साहब, मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि अध्यादेश लाया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सरकार को 1993 के बनाए हुए एक्ट में बदलाव करने की जरूरत पड़ गई? एक बात। दूसरी बात यह कि अध्यादेश आया है, जब तक कि यह अध्यादेश सदन में, विधानसभा के सत्र में ये पास नहीं हो जाता, तब तक ये एक्ट में तब्दील नहीं हो सकता। मैं आपको उसका एक और उल्लेख करता हूं कि जब 2019 में कमलनाथ सरकार ने नगर निकाय के चुनाव में ये अमेंडमेंट लाया था, ये अध्यादेश लाया था कि जो चुनाव होंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे, वो इनडायरेक्ट चुनाव होंगे।
और उस पर सरकार ने विधानसभा में पारित भी किया था। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर अध्यादेश लाया था और उसको बदलते हुए डायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी, और आज तक वो अध्यादेश इन्होंने सदन में पास नहीं कराया, इसीलिए अब पुरानी स्थिति आ गई। अर्थात जो कमलनाथ सरकार, ठीक है सैयद जाफर जी, ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हम बात करें जो आयोग से हमने इस बारे में पूछा था कि कांग्रेस कोर्ट गई है, तो ऐसे में आयोग अब ने 20 तारीखों का ऐलान क्यों किया है। तो देखिए, आयोग ने कहा है कि जो आज तारीखों का ऐलान किया है, ये ऐलान जो है नियमों के तहत हुआ है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार का तर्क है, आयोग का भी वही तर्क है कि सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है। अब सवाल ये बनता है कि कांग्रेस जो फिर कोर्ट जाने की बात कह रही है, या कह रही कि कोर्ट पहले से ही है, तो तथ्यों की बात करें, जब आयोग ये कह रहा है कि सब कुछ नियमों के तहत है, तो कांग्रेस कौन कौन से तर्क कोर्ट में रखेगी जिस लिहाज से कांग्रेस की जो बात कही जा रही है नियमों के तहत नहीं है, तो कौन कौन से तर्क वो कांग्रेस जो है कोर्ट में रखेगी। बिल्कुल, सैयद जी जवाब दीजिए, कौन कौन से तथ्य अब जो है कोर्ट में रखने वाली है कांग्रेस। देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये सवाल कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का नहीं है। ये सवाल मध्य प्रदेश के उन 10 लाख जनप्रतिनिधियों का है जो चुनाव लड़ते हैं। ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं, गैर दलीय आधार पर होते हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का प्रत्यक्ष रूप से कोई रोल नहीं होता। मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की नहीं है। ये लड़ाई सरकार की उस हिटलर शाही के खिलाफ, ग्राम पंचायत के मैं 2 बार का जिला पंचायत सदस्य हूं। मैं तीसरी बार जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और तीसरी बार भी जिला पंचायत चुनाव लड़ूंगा। मेरे जैसे ऐसे मध्य प्रदेश में लाखों जनप्रतिनिधि हैं जो आरक्षण से प्रभावित होते हैं। मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो आरक्षण की, संविधान की धाराओं और एक्ट का पालन करते हुए रोटेशन पद्धति से चुनाव को स्वीकार करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही तार्किक सवाल ये है कि जो एक्ट में आज भी मौजूद है, अध्यादेश आपने लाया परिसीमन समाप्ति का, आपने अध्यादेश ये नहीं लाया कि आप आरक्षण का चुनाव जो है वो आप पुराने आरक्षण से करेंगे। ये तो आप हम पे थोप रहे हो। ये संभवतः जब कोई अध्यादेश आता है और कोई कानून जब रद्द करने का आदेश आता है तो उसमें इस बात का उल्लेख होता है कि ये पुरानी स्थिति में रहेगा। हम इस बात को स्वीकार ठीक है सैयद जाफर जी, ठीक है। संदीप जी और राकेश जी हमारे साथ, गोविंद मालू जी भी जुड़े हुए हैं। अंजलि, मेरे ख्याल से इसके बाद में जो सैयद जाफर साहब कह रहे हैं अंजलि, वो उनके कहे के मुताबिक मेरे ख्याल से अब गोविंद मालू साहब को जवाब देना ज़रूरी होगा कि यदि पंचायत एक्ट बनाया गया है और उसकी मंशा है कि आरक्षण को रोटेट किया जाएगा हर 5 साल बाद में, उसके बाद अगर अध्यादेश लाया भी जाता है तो क्या कहीं वो पंचायत एक्ट की मंशा के विपरीत तो नहीं है, इससे रोटेशन प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, भले ही चुनाव प्रक्रिया का जो फैसला हाई कोर्ट में आया, लेकिन मालू साहब, क्या पंचायत एक्ट की मूल भावना यहाँ प्रभावित नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। अध्यादेश लाए हैं तो 2014 के अनुसार चुनाव कराने का लाए हैं, तो इसलिए कोई मूल भावना प्रभावित नहीं हो रही। जिला पंचायत के अध्यक्ष का तो रोटेशन से हो ही रहा है और ये सब चीज़ें कानूनन हो रही है। और चुनाव आयोग, देखिए, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक इकाई है, वो स्वतंत्र इकाई है, वो किसी सरकार से गवर्न नहीं होती। उनको भी आगे जवाब देना है, तो उन्होंने उसकी पूरी छानबीन करके उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही चुनाव तारीखों की घोषणा की। और मैं कह रहा हूँ, यदि उनको कोई आपत्ति है तो निश्चय ही वो शौक से कोर्ट जाएं। न्यायालय विल डिसाइड कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या हमने गलत किया है, या उसमें क्या संशोधन होना चाहिए। हमने जो किया है वो कानून की मंशा के अनुरूप किया है, जन भावना के अनुरूप किया। दूसरी बात, जब गैर दलीय आधार पर हो तो कांग्रेस को इसमें विचलित होने की आवश्यकता क्या है? हो जाने दीजिए चुनाव। हर चुनाव को, नीचे जो छोटे चुनाव को बाधित करना, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हों, चाहे नगर पालिका के हों या नगर निगम के हों, यदि इनकी मंशा ही होती तो ये 15 महीने में चुनाव कराते। उस समय तो सबके कार्यकाल समाप्त हो गए थे। फिर ये जो अध्यादेश लाए, अध्यादेश इन्होंने भी लाए इंडायरेक्ट कराने का, तो ये जो नियम बनाएंगे उस पर हम चलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी सरकार की जो नीति है, हमारी जो पार्टी की नीति है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन चुनाव हो रहे हैं, ये ज़रूरी है, और चुनाव के जरिए चुनी हुई छोटी सरकार, ग्राम सरकार काम करेगी। इस मंशा के साथ रहना चाहिए कांग्रेस को,
और चुनाव होने देना चाहिए। इसमें अड़ंगे डालना, बाधा डालना, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के तकाज़ों के खिलाफ है। जी बिल्कुल। और साथ ही अच्छा संदीप जी, यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा अंजलि, जैसा कि ये दोनों बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों अपने अपने तर्क बता रहे हैं। यहाँ पर मेरे राकेश चतुर्वेदी जो उस पूरे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं, उन्होंने सुना है कि किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है, चुनाव आयोग के द्वारा प्रक्रिया कैसी होगी। तो राकेश ने इस मसले पर बसंत प्रताप सिंह से भी बात की है। राकेश, क्या आप बताएंगे कि आपने जब सवाल किए हैं इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में कि कोर्ट में भी मामले हैं, पुराने परिसीमन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आरक्षण के पुरानी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो अब चुनाव आयोग का क्या कहना था? आपने तो साफ तौर पर बात की है, उनके साफ जवाब क्या थे? देखिए, बिल्कुल आयोग से भी और आयोग के जो आयुक्त हैं बीपी सिंह से ये सवाल सीधे तौर पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पूछा था। आयोग का एक ही तर्क है कि जो परिसीमन निरस्त हुआ उसके बाद आयोग चूंकि जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहता था, लंबे समय तक चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में जिला कलेक्टर से जो वर्तमान स्थिति है, यानी जो 2014 की स्थिति में तमाम स्थितियाँ पहुँच गई थी, उसके तहत रिपोर्ट जो है पूरा डाटा मांगा गया, उसके आधार पर जो है घोषणा कर दी गई। सवाल ये भी पूछा गया कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा कांग्रेस खटखटा चुकी है। आयोग अध्यक्ष कहते हैं यदि कोई आयोग के जो है कोर्ट के निर्देश मिलेंगे तो फिर उनका भी पालन किया जाएगा। यानी आयोग ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो आज का चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित किया है, जल्द से जल्द चुनाव हो पाए, पंचायत चुनाव लंबे समय तक ना टले, इसलिए ये घोषणा की गई है। और आयोग साफ तौर पर यह भी हम कह सकते हैं कि सरकार से और जो है कांग्रेस से इफेक्टेड नहीं है। आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन आयोग ने यही कहा है कि जो वर्तमान स्थितियां थी वो जल्द से जल्द चुनाव कराया जाना थी, तो ऐसे में चुनाव की घोषणा कर दी गई। लेकिन एक सवाल जरूर बिल्कुल बना हुआ है। सवाल ये है कि हम 21वीं सदी में हैं, आखिरकार वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित क्यों की गई कि हमको चुनाव कराने के लिए 7 साल पहले जिस पद्धति पर, जिस आरक्षण से, जिस परिसीमन से चुनाव हो चुके थे, हम 7 साल आगे की बात क्यों नहीं कर रहे? 2021 के लिहाज से परिसीमन क्यों ना हो? एक व्यवहारिक हम बात करें, तर्कों की बात करें, नियम कानून कुछ कह सकता है, लेकिन आखिरकार 2021 के तहत क्या परिसीमन नहीं हो सकता था? क्या नए सिरे से आरक्षण नहीं हो सकता था? ये सवाल जरूर एक व्यवहारिक तौर पर बना हुआ है कि वो क्या कारण है कि हम 7 साल पीछे जाना चाह रहे हैं, हम बाकायदा वर्तमान में रहने के तहत या फिर भविष्य की ओर देखने के बजाय हम पीछे क्यों जा रहे हैं? एक व्यवहारिक ये सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है यहाँ पर खड़े होना राकेश, क्योंकि तैयारियां भी लंबे समय से चल रही थी, तैयारियां की जा रही थी नेताओं की तरफ से, और उसके बाद इस तरीके से एकदम से जो है वो प्रक्रिया आ जाती है, उसके बाद रोटेशन आ जाता है और एकदम से झटका यहाँ नेताओं को लगता है कि जो प्रक्रिया है वो निरस्त कर दी जाती है। और उसके बाद अब यहाँ पर तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, सियासत जो है पूरी तरीके से गर्माती हुई जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।